Be thankful for problems. If they were less difficult, someone with less ability might have your job. अगर हम चाहें ना चाहें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो आते रहेंगे. ये इनएविटेबल हैं. प्रॉब्लम्स तो आने ही वाले हैं. तो अब प्रॉब्लम्स अगर आने ही वाले हैं और उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर करें क्या. हम ये कर सकते हैं कि प्रॉब्लम को देखने का जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा रवैया है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, उसको चेंज कर सकते हैं. जो प्रॉब्लम्स हमने आज तक फेस किए हैं उसमें से हम बाहर आए हैं और हम एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बने हैं. तो इसी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे अंदर वो एबिलिटी पैदा हुई है कि आज जिस पोजीशन के ऊपर हम हैं, थैंक्स टू दोज प्रॉब्लम्स, उन्होंने हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया. तो जो फ्यूचर में अगर प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर अगर फ्यूचर में जब भी आप किसी प्रॉब्लम को फेस करें तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा. एंड लेट मी टेल यू कि जब आप एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो 50% से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. सोचिएगा इसके बारे में. आज 28 सितंबर 2021 है. हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. पीएम कुसुम के बारे में बात करेंगे, वर्ड्स एंड डीड्स, दिस वन इज अबाउट यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया. फिर हाई वाटर साइक्लोन के बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आउटर स्पेस के साथ जुड़ा हुआ. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ प्लीज़ शेयर करना ना भूलें. और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक गुड न्यूज़ है. स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर जो एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत काम आ सकता है, इस स्मार्ट कोर्स के ऊपर चल रहा है मंथ एंड सेल. ये 30 सितंबर तक ही वैलिड है. इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है व्हेन यू यूज़ दिस कोड STUDY20. सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप. रिवाइटलाइजिंग पीएम कुसुम, द हिंदू का ये आर्टिकल है. पीएम कुसुम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान. ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, किसके लिए? किसानों के लिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2019 में पीएम कुसुम को लॉन्च किया था. इसके लक्ष्यों की बात करें तो फर्स्ट इसका जो एम है, लक्ष्य है, वो ये है कि फार्मर्स जो हैं उनको डे टाइम सोलार पावर का एक्सेस मिले, जिसकी वजह से ये जो पावर है इसका इस्तेमाल किसान इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए कर पाए. जो अपने डीजल पंप्स के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रिक पंप के माध्यम से वो पानी निकालते हैं और अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, तो यही चीज़, यही पंप्स जो हैं उनको हम डीजल की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हैं उसकी जगह पर सोलर इलेक्ट्रिसिटी से हम इन पंप्स को चलाएं ताकि किसानों का इसको फ़ायदा मिले. उनके ही खेत में उनके ही खेत में ये सोलर पैनल लगाई जाएगी जिससे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और इसका इस्तेमाल जो है वो किसान कर पाएंगे. दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि पावर सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं उसको हम कम कर पाएंगे. अब पावर सब्सिडीज़ कम करने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि आज भी ज़्यादातर जो मैक्सिमम एनर्जी हम पैदा करते हैं वो कोयले से पैदा करते हैं. तो जितनी आप सब्सिडी देंगे उतना उसका मतलब ये है कि उतना ज़्यादा कोयला हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए और उसकी वजह से फिर कार्बन एमिशन होगा और क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट हैं इसकी इम्पैक्ट इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है किसानों को भी इस चीज़ को भुगतना पड़ता है. हम सबको भुगतना पड़ता है लेकिन किसानों के ऊपर भी इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है. एंड इससे एग्रीकल्चर को डीकार्बनाइज करने की भी बात है. तो ये 3 बड़े बड़े पीएम कुसुम के एम्स हैं. अब पीएम कुसुम जो है 2019 में लॉन्च किया गया और 2020 जो पूरा 2020 अगर हम देखें या फिर मेजॉरिटी ऑफ 2020 और स्टार्टिंग ऑफ 2021 अगर हम देखें तो वी फाइंड के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की वजह से काफ़ी डिस्रप्शन हुआ. तो इसकी वजह से पीएम किसान का इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया है.
दूसरी चीज़, लिमिटेड बाय इन फ्रॉम स्टेट्स। राज्य सरकारों ने भी, क्योंकि राज्य सरकारों की प्रायोरिटीज़ कोविड के टाइम पर कुछ अलग थी, तो इसकी वजह से भी इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं मिला। और तीसरी जो चीज़ है वो ऑफ कोर्स हमारे देश में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। टेबल के ऊपर या फिर थियरी वाइज हम दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक होने की वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हम रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो ये तीनों जो इश्यूज हैं इनको सॉल्व करके हमें पीएम कुसुम को रिवाइटलाइज करना है। अब किसान जो हैं वो तीन प्रकार से, तीन मॉडल्स पीएम कुसुम के हैं। एक हैं ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं। 2 मिलियन 20 लाख ऐसे डिप्लॉयमेंट का या फिर 20 लाख ऐसे सोलर पंप्स स्थापित करने का एक लक्ष्य था बाय 2022। 2021 नियरली अब एंड होने को है। वी आर एट द एंड ऑफ द 9th मंथ, तो लास्ट क्वार्टर बचा है 2021 का अब। और अभी तक का आंकड़ा कितना है, 2,80,000 सिस्टम्स ही हम डिप्लॉय कर पाए हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है, लगभग आप पकड़ लीजिए 17 लाख का जो टारगेट है, 17 लाख जितने ऐसे पंप्स जो हैं वो हम डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे जैसे हमने देखा ये 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं पेंडेमिक को ही मानता हूँ। ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सबसे बड़ा डिसरप्शन आया है। दूसरे जो 2 मॉडल्स हैं ये भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, वो इतने फेमस नहीं है। एक है सोलराइज्ड एग्रीकल्चरल फीडर्स और सेकंड इज ग्रिड कनेक्टेड पंप्स। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल एज वेल। ये दोनों चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। आपको इतना टेक्निकल नॉलेज होने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं कि यहाँ पर 3 ऐसे अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं। इसमें सबसे फेमस जो है ये है ऑफ ग्रिड पंप्स। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये भी है कि किसानों को भी इसके बारे में लिमिटेड अवेयरनेस है। सोलार एनर्जी के बारे में पता चल गया है, लेकिन सोलार पंप्स के बारे में आज भी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज़ वन बैरियर। सेकंड बैरियर इज़ फार्मर्स इन एबिलिटी टू पे देयर अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन। जो आपको सोलर पंप खरीदने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पंप हैं और उसमें अगर ये सोलार पैनल फिट करनी है, उसकी जो भी सिस्टम है, यू हैव टू फिट दैट। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग में आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो पैसे जो है वो किसान के पास नहीं होते हैं, और इसकी वजह से सभी किसान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। दूसरे जो 2 मॉडल्स हैं उसमें रेगुलेटरी इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ऑपरेशनल कॉस्ट, टेक्निकल चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों की वजह से दूसरे 2 मॉडल्स जो हैं वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए हैं। बट वी हैव टू मेक श्योर कि दूसरे 2 मॉडल्स को भी हम उतना ही प्रमोट करें। और इससे फ़ायदा ये होता है कि किसान जो है वो एक्स्ट्रा पैसे कमा पाते हैं। एज यू कैन सी हियर, ग्रिड कनेक्टेड पंप्स होते हैं, सोलराइज्ड एग्रीकल्चर फीडर्स है। खास करके ग्रिड कनेक्टेड पंप्स की बात करें तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेट होगी आपके खेतों में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी किसान जो है डायरेक्टली डिस्कॉम्स को बेच पाएंगे। और डिस्कॉम्स के लिए फ़ायदा ये होगा कि वो चीपली प्रोड्यूस्ड पावर जो है वो ख़रीद कर फिर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो किसान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है जब हम इस ग्रिड कनेक्शन की बात करते हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया है कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ कि पीएम कुसुम जो है इसकी जो टाइमलाइन है उसको हमें एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे देश की जो डिस्कॉम्स हैं, अब नए स्टूडेंट्स को बता दूँ, डिस्कॉम यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। ओके, डिस्कॉम एक शॉर्ट फॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है। पावर को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज भी अलग हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली भी कंपनीज अलग हैं, तो इसको कहते हैं डिस्कॉम्स। तो ये जो डिस्कॉम्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है अलग अलग पावर प्रोड्यूसर्स के साथ। तो बहुत सारी डिस्कॉम्स के पास सरप्लस कॉन्ट्रैक्टेड जनरेशन कैपेसिटी है, यानी कि अगर 100 गीगावाट की आवश्यकता है तो उन्होंने ऑलरेडी 110 गीगावाट के कॉन्ट्रैक्ट्स तो अलग अलग कंपनीज के साथ कर लिए हैं, प्रोडक्शन कंपनीज के साथ।
तो शॉर्ट टर्म के लिए वो किसानों से फिर एक्स्ट्रा पावर जो है वो नहीं खरीदेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म, इसकी टाइमलाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो आज नहीं तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये जो डिस्कॉम्स हैं ये किसानों से पावर खरीदना स्टार्ट कर देगी। Extending PM Kusum's timelines beyond 2022 would allow DISCOMs to align the scheme with their power purchasing planning। वो अपने प्लान के हिसाब से फिर फ्यूचर में किसानों से पावर खरीद पाएंगे। Selling surplus power to DISCOMs is one of the main attractions of grid connected models, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस चीज़ में जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स और इस ISTS के जो चार्जेस हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांसमिट की जाती है तो जो चार्जेस लगते हैं, तो इसकी वजह से भी ये थोड़ा फेमस नहीं हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा सरप्लस पावर जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो फिर दूसरे स्टेट्स के जो डिस्कॉम्स है वो वही चाहेंगे कि उनको लोकली वो पावर खरीदे, क्योंकि ये ISTS चार्जेस नहीं। तो इसको हटाना जो है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। फिर लैंड रेगुलेशन को थोड़ा और फार्मर फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है कि अगर कोई किसान है, किसी एक क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं हो रही है या फिर ज़्यादा बारिश हो रही है, तो किसान अगर खेतीबाड़ी छोड़कर अपनी जो ज़मीन है उसको अगर एक सोलर पावर प्लांट में तब्दील करना चाहता है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर, अगर आप सोलर पावर के लिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये परमिशन भी उनको फटाफट मिल जाए। तो इसको लेकर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के माध्यम से हम किसानों को और ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इजी टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। अगर हम ये करते हैं तो एग्रो इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई हमारी इकोनॉमी है, या फिर एग्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक चेंज देखने को मिलेगा। किसानों की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। और आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, जो इसकी एक साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, कि जब गुजरात मॉडल की बात करूं, तो गुजरात में जब गुजरात सरकार ने किसानों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की शुरुआत की, और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जब किसानों को मिल रही थी, तो इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो ये था कि किसान जो है अपनी पावर मोटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स के माध्यम से कुएं में से या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो निकालने लगे, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। तो यहाँ पर सोलार ग्रिड फिट हो जाती है, सोलार पंप्स आ जाते हैं। तो हमें किसानों को एजुकेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी भले ही नियरली फ्री हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी का दुरुपयोग करें। तो वाटर कंजर्वेशन भी PM कुसुम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, सिर्फ UPSC कोर्स नहीं, जो दूसरे कोर्सेज हैं, इन सारे कोर्सेज के ऊपर भी ये मंथ एंड सेल चल रहा है। तो इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर डिफरेंट एग्जाम्स, तो मोस्टली सारी एग्जाम्स कवर हमने कर ली है, और सभी एग्जाम्स के स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ डू चेक आउट studyiq.com एंड आवर मोबाइल ऐप। आज का लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। वर्ड्स एंड डीड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस किया। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूरा एड्रेस यूट्यूब पर शायद सुना भी होगा। मेरे कलीग अंकित अग्रवाल साहब ने भी एक PM साहब का जो एड्रेस था उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हुआ एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, जो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इन केस इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट, तो बड़े बड़े पॉइंट्स जो हैं वो आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताई है वो ये है कि भारत की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एज वी ऑल नो। मैं कई बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि दुनिया की समवेयर अराउंड 17 to 18% पॉपुलेशन जो है दुनिया की, वो हमारे देश भारत में है। तो भारत में जब भी ग्रोथ होता है तो दुनिया का ग्रोथ भी होता है। भारत में जब भी रिफॉर्म्स होते हैं तो दुनिया ट्रांसफॉर्म होती है। कोविड की बात करें तो कोविड वैक्सीनेशन जो हो रहा है, और हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भारत ने
कुछ 82 करोड़ प्लस डोजेस जो हैं वो दे दिए हैं। तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल है, isn't it? तो कोविड को काउंटर करने की बात हो या फिर जब भारत 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेगा बाय 2030, ये टारगेट जब भारत अचीव करेगा तो दुनिया का जो कार्बन एमिशन है उसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो वो हमारे देश भारत में रहते हैं। तो जब भारत में गरीबी कम होती है तो दुनिया में गरीबी कम होती है। तो दिस इज़ द वेट ऑफ इंडिया, ये हमारा एक वज़न है, ये हमारा दिस इज़ इंडिया। और आई वुड लाइक टू ऐड हियर के आप जो भी चीज़ इंडिया के लिए करते हैं, जो वासुदैव कुटुंबकम है, उसको एक अलग पॉइंट से देखें। तो लेट्स से कि अगर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं और या फिर आप एक बिजनेस लॉन्च करते हैं लेट्स से, और आप जॉब्स जनरेट करते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद अगर आप लोगों की भलाई का काम करते हैं, तो यू आर नॉट जस्ट हेल्पिंग योर नेशन, यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड एज वेल। बिकॉज इंडिया जब इम्प्रूव होता है तो दुनिया की सिचुएशन भी इम्प्रूव होती है। तो रिमेंबर कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए कि जो भी चीज़ हम करें, जो भी पॉजिटिव चीज़ करें, वो सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इसकी इम्पैक्ट दुनिया पर भी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह भी कहा कि वाटर कनेक्शन के बारे में बात की कि आज हमारे देश में करोड़ों घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंच गया है। बैंकिंग एक्सेस जनधन योजना जो 2014 में लॉन्च की गई थी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल योजना। तो जनधन योजना की वजह से गरीब लोगों को बैंकिंग का एक्सेस मिला, इंश्योरेंस कवरेज हमारे देश में स्प्रेड हुआ है, हेल्थ सर्विसेज स्प्रेड हुई हैं, कितने सारे लोगों को एक पक्का घर रहने को मिला है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने यूएन प्लेटफॉर्म पर बात की और उन्होंने ये कहा कि पिछले 7 सालों में ये चीज़ें हुई है, तो इसको लेकर थोड़ा पॉलिटिक्स भी हमें देखने को मिला। ओपोजिशन पार्टीज़ ने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके रूट्स यूपीए सरकार में डाले गए थे, और उनकी बात भी सही है। बट एनीवे, दिस इज़ नॉट अबाउट यूपी एंड दिस इज़ नॉट अबाउट एनडीए, दिस इज़ अबाउट अवर कंट्री इंडिया। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी इनडायरेक्टली, नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के बारे में भी उन्होंने बात बताई। फिर अफगानिस्तान मीन्स पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटजीज चल रही है, एज वी ऑल नो, तो उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अफगानिस्तान और तालिबान की सिचुएशन के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कैसे कुछ देश जो हैं वो टेररिज्म को एक पॉलिटिकल टूल, टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर देखते हैं। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में मानने वाले आज भी बहुत सारे देश में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ देशों के नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी हैं। वेल, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कह सकते वहाँ पर यूएन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट कि पाकिस्तान, चाइना जैसे कुछ देश हैं जो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म में आज भी विश्वास रखते हैं, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ह्यूमैनिटी। फिर उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, चाइना के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि कोरोना वायरस का जन्म कहाँ पर हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ, ये कोविड-19 का, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तो आई एम श्योर चाइना इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हुआ है। फिर मैरीटाइम स्पेयर के बारे में उन्होंने बात की, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम पीस, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये वक्त आ चुका है कि हम यूएन को रिफॉर्म करें। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, तो वी हैव टू रिफॉर्म यूएन एज क्विकली एज पॉसिबल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपांड भी करना चाहिए। अफ्रीका का एक भी देश जो है वो यूएनएससी का पार्ट नहीं है। भारत 18% जितनी ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस जो हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी। पीस कीपिंग फोर्स में हमारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूएनएससी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने नहीं बताया, बट आई एम टेलिंग यू कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दैट इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ यूएनएससी। फिर भारत की डेमोक्रेसी को लेकर कई
देशों ने, कई देशों के लीडर्स ने ये बताया कि डेमोक्रेसी को और मैच्योर करने की आवश्यकता है, ये वो एक्सेट्रा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह कहा कि भारत की डेमोक्रेसी को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और जब हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के समय की बात करते हैं तो उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है एक अलग प्रकार की, लेकिन डेमोक्रेसी उस वक्त भी भारत में थी। और कुछ शब्द आपने सुने जैसे कि राम राज्य की बात होती है। दूसरे ऐसे जो भी अलग अलग आप भारत के इतिहास को समझेंगे और जानेंगे, देन यू विल फाइंड कि डेमोक्रेसी भारत के जेनेसिस में है। ग्रीक की जो डेमोक्रेसी, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो तो है ही, लेकिन एक बहुत ही पुराना वर्जन डेमोक्रेसी का भारत में हज़ारों साल पहले भी हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से आंसर दिया है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ये सारी चीज़ों को, भारत आज भी डेमोक्रेटिक देश है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वी आर ए परफेक्ट डेमोक्रेसी, बट वी आर मैच्योरिंग एंड दैट इज़ ए गुड साइन। जो हम मोटिवेशनल चीज़ें बात करते हैं ना, कि अगर आप दौड़ नहीं पाते तो चलिए, चल नहीं पाते तो यू कैन क्रॉल, राइट, बट मेक श्योर यू आर मूविंग ऑन। तो भारत के साथ यही है, कभी भारत दौड़ता है, कभी चलता है, कभी क्रॉल करता है, लेकिन हम आगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाई वाटर, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न इज़ कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियंस जो हैं उसका पानी गर्म हो रहा है, और जब ओशियन का पानी गर्म होता है तो फिर और हवा जब गर्म होती है तो हवा की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऊपर से पानी गर्म हो रहा है तो ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है, और क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, हवा एक्सपांड हो रही है और हवा की मॉइस्चर करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से साइक्लोन्स जो हैं वो और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। और भारत का अगर हम मैप देखें तो देखिए कैसे गुजरात से अगर हम देखें तो एक बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है। कुछ 7,000 हमारे आइलैंड्स और सारी चीज़ों को गिन ले तो कुछ 7,500 किलोमीटर लंबी भारत की कोस्ट लाइन है। और ये वाला रीजन, अरेबियन सी वाला रीजन, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन जो है, इसमें काफ़ी सारे साइक्लोन्स हमें, ख़ास करके अरेबियन सी में साइक्लोन्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट, जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो गरीब लोगों का जीवन और उनकी प्रॉपर्टी, और सिर्फ गरीब नहीं, जितने भी लोग, जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर भी अगर हम देखते हैं तो वो कोस्टल सिटीज़ हैं। क्योंकि अभी तक क्या था और आज भी सबसे ज़्यादा सामान जो है, अगर हिस्ट्री में देखें और आज भी अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो वाया वाटरवेज होता है। तो नेचुरली ये सारे शहर जो हैं वो, जो बड़े बड़े शहर हैं, ज़्यादातर शहर जो हैं वो कोस्टल सिटीज़ हैं। नॉट जस्ट इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड एज वेल यू विल फाइंड द सेम थिंग। तो सबसे ज़्यादा लोग भी वहाँ पर रहते हैं और साइक्लोन्स आने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित भी ये सारे लोग, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वो होते हैं। अब एक साइक्लोन है, साइक्लोन गुलाब, उसकी स्पीड है 70 नॉट्स। इट्स नॉट एज बैड एज यास या फिर ताउते, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई है और पानी आ चुका है बहुत सारी जगहों पर। और साइक्लोन या फिर वाटर के साथ जुड़े हुए जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनकी एक सेकंड वेव भी होती है। सेकंड वेव इन द सेंस कि सुनामी आ गई, कहीं पर ऐसी बाढ़ आ गई, कहीं पर साइक्लोन की वजह से पानी आ गया। तो साइक्लोन, सुनामी, ये सारी चीज़ों की इफ़ेक्ट जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद पानी आने की वजह से जो मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, वाटर बोर्न डिजीज़ होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेंट ख़त्म होने के बाद भी चलती रहती है। तो ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हमें क्या करना होगा एज ए कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गुलाब हैं साइक्लोन, तो इससे प्रभावित लोग जो हैं उनको खाने पीने की चीज़ें, उनको रहने की फैसिलिटी, हेल्थ केयर सपोर्ट, एक तो कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ ये सारी चीज़ों को फॉलो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, वी हैव टू थिंक अबाउट पीपल्स सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ, उनकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इंश्योरेंस। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉर्दर्न
इंडियन ओशियन जो है, जिसमें अरेबियन सी और बंगाल इसके पार्ट हैं, तो दुनिया के 7% जितने इवेंट्स जो हैं वो इन दोनों पानी के क्षेत्रों में होते हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये सब कॉन्टिनेंट हमारा, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इसमें पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. सेम थिंग गोज़ विद पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट. तो ये सारे देशों, म्यांमार. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जब भी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ होती है, डिज़ास्टर होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा वीक है, हमारे सिटीज़ और टाउन्स का. 1-2 दिन पहले ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैसे सिचुएशन चेंज हो गई है. बारिश तो चेंज हुई है, लेकिन क्योंकि हर जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, तो बारिश जब होती है तो बारिश का पानी जो है वो ज़मीन में नहीं उतर पाता है, और उसकी वजह से एक सिटी फ्लड जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है. तो इंश्योरेंस इज़ द की, अवेयरनेस इज़ द की, एंड वी हैव टू मेक श्योर. जैसे साइक्लोन अम्फान में हुआ कि जो विक्टिम के लिए जो रिलीफ मेजर के पैसे हैं उसमें भी करप्शन करते हैं लोग. अब हद हो गई है कि ऐसे लोग हैं जो विक्टिम को जो खाने पीने की चीज़ें और पैसे और ये सारी चीज़ें पहुंचानी है उसमें करप्शन करते हैं. तो मीन्स अब क्या कहें. तो ओनली टेक्नोलॉजी, ओनली सिस्टम एंड गुड पीपल कैन स्टॉप दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. तो वी नीड टू डू दैट ऑफ कोर्स. और आईपीसीसी का जो एक रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर इतना हो गया तो और ज़्यादा साइक्लोन्स और इस प्रकार की जो क्लाइमेटिक सिस्टम है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है. जैसे मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन्स अब आने लगे हैं. एम्फान जैसा सुपर साइक्लोन भी अब हमारे देश को टच करके चला गया और काफ़ी नुकसान पहुंचा कर गया है. हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हमारे देश को होता है बिकॉज ऑफ दिस वेदर इवेंट्स. तो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज को और हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को, देश को नहीं लेकिन इंडिविजुअल को ये चीज़ समझनी होगी कि हम जो भी कर सकें, जितना भी कर सकें वो हमें करना चाहिए टू मेक श्योर दैट वी आर पोल्यूटिंग एज लिटिल एज पॉसिबल. ये हमारी पृथ्वी को कम से कम हम पोल्यूट करें. वी हैव टू थिंक अबाउट इट. और जितने भी चीज़ें हम करें वी हैव टू थिंक अबाउट सस्टेनेबल. अगर कोई एक पेपर के प्रिंट निकालना आवश्यक नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि ना निकालें. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें. अगर आप रूम के बाहर जा रहे हैं तो लाइट और एसी और आपका फ़ैन जो है वो ऑफ़ कर दीजिए. कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको शट डाउन कर दीजिए. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. बात करते हैं आज के लास्ट येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आउटर स्पेस के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है. In opening new pathways for outer space cooperation with US and Quad partners, that is Australia and Japan, in Washington last week, Prime Minister Narendra Modi has positioned India to engage more productively with a rapidly evolving domain that is seeing more commerce and contestation. Outer space. Space आप कह सकते हैं समझने के लिए. Space, right? तो when I say space, I'm talking about outer space. थोड़ा जो दूर है उसको हम कहते हैं outer space. तो एक नया डोमेन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कॉमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं और इश्यूज भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. न्यू दिल्ली की जो एक नई स्ट्रेटेजी है, हमारी जो एक नया इंटरेस्ट है आउटर स्पेस में, वो दो कारण की वजह से. एक तो है कि 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल ऑर्डर है तो नई नई टेक्नोलॉजीज आई है, तो नई नई टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी भी है. दूसरी चीज़ कि आउटर स्पेस की पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी वी नीड टू मेक श्योर कि भारत जैसा देश जो है वो जब आउटर स्पेस के नए रूल्स बन रहे हैं या फिर जो रूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, तो वी वांट टू सी आवर सेल्फ ऑन दैट टेबल कि हम भी हमारा कंट्रीब्यूशन, हम भी हमारे व्यूज़, ये सारी चीज़ों को हम नए रूल्स जो बना रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हमारे रूल्स, हमारे विचार और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें भी हम उसमें ऐड करवाना चाहते हैं. तो इसके लिए हमें उसका पार्ट बनना इम्पोर्टेंट है. मोदी साहब और बाइडेन साहब के बीच में जो एक डिस्कशन हुई और बायलैटरल टॉक के बाद जो स्टेटमेंट बाहर आया है वो ये है कि इंडिया एंड यूएसए विल कंटिन्यू एंड एक्सपांड देयर पार्टनरशिप इन न्यू डोमेन्स एंड मैनी एरियाज ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. तो इसमें स्पेस है, साइबर
health security, semiconductors, artificial intelligence, 5G, 6G, future generation telecommunications technology, blockchain, इनोवेशन, इनोवेटिव प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ों में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये उन सारी टेक्नोलॉजिकल नई नई चीज़ों में भारत और यूएसए जो है वो एक दूसरे की पार्टनरशिप, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप को एक्सपांड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दोनों नेताओं ने कहा है, दोनों देशों ने कहा है। और यूएसए और भारत की बात करें तो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जो है वो हमेशा से ओवरऑल रिलेशनशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। व्हाट वी नीड टू डू नाउ कि हमारी सरकार और यूएसए की सरकार, यानी कि दोनों सरकारों के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को लेकर फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी होगी। अब नए नए प्लेयर्स भी आने लगे हैं, भारत ने भी काफ़ी बदलाव किए हैं। भारत की जो इसरो हैं, तो इसरो अब प्राइवेट प्लेयर्स को एक्सेस दे रही है कि इसरो के कुछ टूल्स हैं, इसरो की कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज आकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं ताकि उनके पास वो बेस हो। फिर वो ज़ीरो से बेस क्रिएट करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ऑलरेडी हमारी सरकार के पास वो है, तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस ले सकती हैं। और भारत चाहता है कि ज़्यादा कॉमर्शियल कंपनीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज जो हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी और इन सारे क्षेत्रों में पार्ट लें। तो भारत में ये बदलाव हो रहे हैं, कॉमर्शियल कंपनीज या फिर कॉमर्शियल सेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड है स्पेस में, तो नई एनर्जी आएगी स्पेस सेक्टर में। और क्वाड की बात करें तो अभी तक क्वाड का जो फोकस था वो ज़्यादातर मैरीटाइम के ऊपर था। भारत की बात करें तो जब हम अलग अलग डोमेन्स की बात करते हैं तो मैरीटाइम डोमेन जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता था, लेकिन नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, तो इसमें भी सैटेलाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेविगेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टाइम कीपिंग में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नई नई चीज़ें, नए नए ख़तरे आ रहे हैं। आप देखिए कितने साइबर अटैक्स बढ़ने लगे हैं। चाइना के बारे में ये भी कहते हैं कि उनके कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जो दूसरे सैटेलाइट्स को हैक कर सकते हैं, उनको फिज़िकल डैमेज पहुंचा सकते हैं, उनको वर्चुअल डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा लोग स्पेस में जाएंगे। कैन यू इमेजिन कि प्राइवेट फ़्लाइट्स अब स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि रिचर्ड ब्रांसन गए कुछ एक अपनी टीम के साथ। फिर हमने देखा कि उस दिस गाय जेफ बेजोस, तो जेफ बेजोस गए थे एक छोटी सी टीम को लेकर स्पेस में। एलोन मस्क स्पेस टूरिज़्म और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स दूसरे प्लैनेट्स में लोकेट हो जाए या फिर ट्रांसफ़र हो जाए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। मुझे बहुत ही पसंद है ऐसी एक फिल्म, इंटरस्टेलर। अगर आपने नहीं देखी है तो जब भी आपको वक्त मिले, आई एम नॉट सेइंग आज ही देखनी है, लेकिन जब भी वक्त मिले तो मेक श्योर कि आप इस फिल्म को देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, फिक्शनल फिल्म है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटरस्टेलर। मिलिट्री कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी स्पेस, आउटर स्पेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुका है। और जो मालाबार एक्सरसाइज है, तो मैरीटाइम डोमेन की मालाबार एक्सरसाइज है, पानी के ऊपर एक्सरसाइज की जाती है, इन द सेंस के नेवीज़ पार्ट लेती हैं। अब यही मालाबार पहले यूएसए और इंडिया के बीच में, फिर जापान वॉज एडेड ऑन बोर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया ऐड हो चुका है। तो क्वाड के सभी मेंबर्स मालाबार के पार्ट बन गए। अब यही क्वाड के मेंबर्स जो हैं वो मैरीटाइम के साथ साथ स्पेस के ऊपर भी अपने स्पेस सेक्टर में भी पार्टनर्स बन रहे हैं। ये भी बातचीत जो है वो होने लगी है। और चारों देशों में हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट एंटिटीज़ का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी, खास करके यूएसए एक लंबे समय से कि डोमिनेंट पोजीशन पर रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट आउटर स्पेस। रशिया एक कॉम्पिटिटर था और है भी, लेकिन अब चाइना भी सिविलियन और मिलिट्री आउटर स्पेस की या फिर स्पेस पावर की बात करें तो चाइना भी एक स्पेस पावर के तौर पर उभरा है। और यूएसए को अब पता चला है कि यूनिलैटरली, यानी कि अकेला, यूएसए शायद अच्छी तरीके से हैंडल ना कर पाए, लेकिन लाइक माइंडेड देशों की अगर पार्टनरशिप हैं तो फिर ऐसे जो चाइना या फिर रशिया के द्वारा जो चैलेंजेस यूएसए को और चाइना के द्वारा जो चैलेंजेस दुनिया को देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को हम एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं।
मेरी टाइम के साथ जुड़ा हुआ कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन IFC-IOR, इसकी ऑफिस कहाँ पर है? रिमेंबर इट इज़ इन गुरुग्राम। तो ये एक फैक्ट है आपके लिए, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, जैसे मेरी टाइम डोमेन के लिए होता है कि चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जाती है, वैसे ही स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें जो नेचुरल मिटियोर्स हैं या फिर मैनमेड सैटेलाइट्स स्पेस में मूव करते रहते हैं, तो इनके ऊपर एक नज़र रखी जाएगी, सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो ऐसे USA ने 2 डज़न से भी ज़्यादा देशों के साथ ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं। भारत के लिए ये एक प्रकार का अपने आप में पहला एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट होगा। फिर आर्टमिस एकॉर्ड्स हैं। आर्टमिस एकॉर्ड्स जो हैं ये मून और दूसरे प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो USA ने बनाए हैं। और आउटर स्पेस ट्रीटी है, मून ट्रीटी है 1979 की, तो इसको भी रिफॉर्म किया जाएगा, रीन्यू किया जाएगा। तो भारत जब इसका पार्ट अब बन रहा है, तो भारत भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चेंजेस जो होंगे तो हम भी अपने इनपुट्स दे पाएंगे। तो ओवरऑल आई वुड लाइक टू सम अप इन अ नटशेल, आई वुड से कि स्पेस सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन रहा है। फ्यूचर में जो स्पेस में डोमिनेंट होगा, वो पृथ्वी के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं डोमिनेंस होगा। तो भारत इसमें पीछे रहना नहीं चाहता, और इट्स अ गुड थिंग कि ये चारों देश मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। दूसरे देश भी ऐड होंगे, और इसके अलावा भी ये क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ों में भी स्पेस कोऑपरेशन काफ़ी काम आएगा। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आज 4 आर्टिकल्स थे, लेकिन हमारी डिस्कशन काफ़ी इन डेप्थ और काफ़ी वाइड रही है। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, PDF को डाउनलोड करने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल आंसर दिए, तो आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आज का नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स यू हैव एंजॉयड द वीडियो, यू हैव learn so many things from this video. So hit the like button and please share this video with other students. I'll see you tomorrow 8 a.m. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.